नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एनएमएस की तैयारी हेतु जो समस्याएं हमारे व्यूअर्स को आ रही है, उन समस्याओं के समाधान के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, दिए गए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8a वर्ग b की घातांक 4 c वर्ग, है ना, घातांक 2 को हम वर्ग पढ़ते हैं। 12a की घातांक 4 b c की घातांक 4 और 20a की घातांक 3 b की घातांक 4। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, इस सवाल को हम बेसिक समझते हैं। बेसिक से समझने के बाद में फिर इसको कम समय में कैसे हल करें ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो संख्या दी गई है ना, मतलब बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इनके हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। पहला बीजीय व्यंजक है 8a वर्ग b की घातांक 4 c वर्ग। 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। अब यहाँ a वर्ग है, यानी a की घातांक 2 है, तो हमको a को 2 बार लिखना है गुणा के रूप में। ये लिख दिया a गुणा a। इसी प्रकार से b की घातांक कितनी है, 4 है, तो हमने b को यहाँ पर गुणा के रूप में 4 बार लिख दिया। c की घातांक 2 है, तो हमने c को भी यहाँ गुणा के रूप में 2 बार लिख दिया। तो 8a स्क्वायर b एट द पावर 4 c स्क्वायर के ये हो गए आपके यहाँ पर गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से 12a की घातांक 4 b c की घातांक 4 के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। a की घातांक 4 है, इसलिए a को हमने गुणा के रूप में 4 बार लिखा है। b की घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने इसको 1 बार लिख दिया है। और c की घातांक 4 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, c को गुणा के रूप में 4 बार लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से 20a क्यूब b एट द पावर 4, इसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, है ना। ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। a की घातांक 3 है, तो a को हमने गुणा के रूप में 3 बार लिख दिया। इसी प्रकार से b की घातांक 4 है, तो हमने b को गुणा के रूप में 4 बार लिख दिया। क्लियर। ये हमने सबसे पहले क्या किया, इनके हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए, है ना। अब हमें ज्ञात करना है सार्वगुणनखंड। कैसे करेंगे, देखिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सार्वगुणनखंड का मतलब होता है जो सभी में पाया जाए, यानी कॉमन हो, सीधी सी बात है ना। तो हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया। क्लियर। चलिए, इसके बाद देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। फिर गुणा का चिन्ह लगा करके 2 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं a यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। हमने इसको गुणा का चिन्ह लगा करके लिखा a, है ना। फिर ये और ये यहाँ पर आ गया। फिर हमने लिखा गुणा का चिन्ह लगा करके a, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर a है ना, और यहाँ पर ये है, लेकिन इसमें a नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं b को, क्या करेंगे, b। देखिए, हम देख रहे हैं कि b यहाँ पर है, b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है। तो हमने गुणा का चिन्ह लगाया और b को यहाँ लिख दिया। क्लियर। चलिए, अब देख रहे हैं कि b इसमें है, इसमें b है, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। 3 है संख्या है या 3 व्यंजक हैं, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 4 है, चारों में होना चाहिए। 2 है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब देख रहे हैं c इसमें है, c इसमें है ना, इसमें c, लेकिन नीचे c नहीं है। अब नहीं है, बस छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने गुणनखंड कॉमन निकाले हैं, है ना, इसे कहते हैं सार्वगुणनखंड। इनका गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, a कितनी बार आया है, 2 बार, तो a की घातांक हम लगा देंगे 2
बी एक बार आया है तो हमने लिख दिया बी, यानी ये हमारा सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा 4a वर्ग बी, है ना। हम देख रहे हैं कि 4a वर्ग कहाँ है, ये ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया बेसिक। अब इसे हम कम समय में कैसे हल करें वो ध्यान दीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 8, 12 और 20, इसका हम निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि क्या आएगा, 4 ही संख्या है जिसका भाग 8 में भी जाता है, 12 में भी जाता है और 20 में जाता है, इसलिए 4 आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद में जो चर राशि है, चर राशि की जिसकी घातांक कम होगी वह कॉमन होता है, वह सार्वगुणनखंड कहलाता है। ठीक है ना। ये निकालने में देख लेंगे कि a की घातांक सबसे कम किस में है, ये a वर्ग है, तो हमने a वर्ग निकाल लिया। आगे चलते हैं तो b की घातांक 1 है, जिसकी घातांक कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, तो ये हो गया कॉमन, ये हमने निकाले कॉमन। तो इस प्रकार से हम जो है अभ्यास के द्वारा कम समय में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बेसिक समझ ले पहले, उसके बाद में इस प्रकार से प्रैक्टिस करें, है ना। उम्मीद है कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यह प्रश्न हमारे बहुत ही अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं, वे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उनमें कुछ उनको समस्या आ रही है, तो उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया है, समस्या समाधान। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी जो समस्या का समाधान अवश्य दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए बताइए। अब देखिए पाइप कैसा है आपका, पाइप है आपका वृत्ताकार, है ना, ये सब पाइप वृत्ताकार है, ये पाइप आता है इस प्रकार से। ठीक है ना। अब क्या करना है, इस पाइप के चारों ओर आपको क्या करना है, एक धागा लपेटना है। तो चूंकि पाइप वृत्ताकार है यानी धागा हम लपेटेंगे ना, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। अब परिधि का सूत्र क्या है, 2πr है ना। 2 लिखा हमने, पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। तो चूंकि यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं दशमलव में, इसलिए हम पाई का मान क्या लेंगे, 3.14। ठीक है, हमने पाई का मान दिया है 3.4। आर का मतलब होता है त्रिज्या, है ना, ये की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा, है ना। तो देखिए 10 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 20। अब 3.14 में हम 20 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। अब 20 की शून्य ना ऐसे उतार देंगे। अब 314 में 2 गुणा करेंगे तो ये जाएगा 628। अब दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो 2 अंक छोड़ के हम लगाए दशमलव, तो क्या जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर भी दिया है 62.8 वर्ग सेंटीमीटर, तो आप जल्दबाजी में यह ऑप्शन न चुन लें, क्योंकि ये जो है वर्ग जो आता है ना, यह क्षेत्रफल का इकाई होता है ना, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको, तो आप विशेष ध्यान देंगे, है ना। तो ये जो परिधि होती है यह आएगी सेंटीमीटर में। ओके, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता ने प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पासा आप जानते हैं जिसे आप लूडो खेल खेलते हैं, है ना, लूडो में पासे उपयोग करते हैं। पासा में क्या होता है, 6 फलक होते हैं और उसमें एक से लगा करके 6 तक की गिनती होती है ना। 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं ना, उसमें एक से लगा करके 6 तक के अंक अंकित होते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है कि एक सम अभाज्य संख्या, तो आप देख रहे हैं इन 6 में सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, ठीक है ना। एक ही सम अभाज्य संख्या है, बाकी सम तो हैं
लेकिन 4 और 6 सम हैं, लेकिन वे अभाज्य नहीं है। ठीक है ना। तो अब 1 है ना, सम आवाज संख्या 1 है। तो जब हम यदि पासे पलटेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुल संभावना कितनी है? 6। 1 से 6 तक अंक हैं, तो कुल संभावना कितनी हो गई? 6। लेकिन एक सम आवाज संख्या 1 है, तो जब उसके आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6, है ना। जो परिणाम आने की संभावना होती है वो ऊपर आ जाएगा, और कुल घटनाएं कितनी हो सकती है वह नीचे हर के रूप में आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1/6। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अगर ये प्रश्न जो मैं पढ़ रहा हूँ, यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर हरे रंग को पीला कहते हैं, पीले को नीला कहते हैं, नीले को काला कहते हैं, काले को लाल कहते हैं, काले को लाल कहते हैं, लाल को जामुनी कहते हैं, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या है? तो जो हम जानते हैं कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन यहाँ लाल को जामुनी कहा गया है। क्या कहा गया है? लाल को जामुनी कहा गया है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जामुनी। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। बहुत आसान है, इसको आपको सिर्फ समझना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको समझाया है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए R/9, बी Z/13, सी N/8, डी J/5 और ई V/11। अब ये प्रश्न जो हमारे व्यूअर्स ने दिया है बहुत अच्छा मतलब पढ़ने वाला है। तो ये प्रश्न असमानता वाला है, यानी ऑड वन वाला है, भिन्न आकृति वाला है। उनने मुझे लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न की जो स्वरूप है, नेचर है, उसके अकॉर्डिंग ये मुझे लग रहा है कि ये जो प्रश्न है यह विषम संख्या छांटने वाला है, जिसको हम कहते हैं ऑड वन। यानी यहाँ पर 5 जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से कोई भी 4 किसी न किसी कारण से समान रूप से हैं, लेकिन एक में वो नियम लागू नहीं हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इनमें संबंध है। देखिए R/9 है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, मतलब ABCDEFG से लगा करके XYZ तक, ठीक है ना, इनके क्रम को बेटा याद रख लें। A का 1, B का 2, C का 3, इस प्रकार से कौन सा लेटर किस क्रम पे आएगा ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न जो है इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए R जो आता है ना, यह 18वें क्रम पर आता है ना। 18 का जो आधा कितना होता है? 9। यानी यहाँ जो क्रम इसका आ रहा है R का 18वां, उसका आधा किया गया है तो 9 आता है। ये इनमें संबंध है। आगे देखते हैं, Z का क्रम आता है 26, 26 का आधा कितना होता है? 13। मतलब ये दोनों का नियम फॉलो हो रहा है। आगे देखते हैं, N जो होता है, N आता है 14वें नंबर पर, 14 नंबर पर आता है, मतलब 14वें नंबर पर आता है। अब 14 का आधा कितना होता है? 7, लेकिन यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, J का क्रम होता है 10, अब 10 का आधा कितना होता है? 5, यानी ये नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। आगे चलते हैं, V का क्रम होता है 22, अब 22 का आधा कितना होता है? 11, यानी ये चारों में समानता है, C में समानता नहीं है। इसलिए क्या होगा कि हमारा जो ऑप्शन C है ये सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑड वन, यानी विषम या असमान। ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र के वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आपको दिया गया यहाँ पर एक वर्ग, इसमें कितने वर्ग हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं बच्चे, सीधे सीधे तो बता देते हैं
किसमें कितने हैं, 10 हैं। ज़्यादातर बच्चे इसमें बताएंगे कि 10 वर्ग हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें देखना है कितने वर्ग हैं। देखिए 10 तो आपने बिल्कुल सही देखे, पहली नज़र में दिखा, मतलब जो है बता दिया है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, ये 10, ठीक है, ये 10 तो हो गए। अब इसके बाद खास देखने अपने को, देखिए 10 हो गए हैं। अब ये जो एक वर्ग हुआ है ये कितना हो गया, ये 11। अब यहाँ से यहाँ एक वर्ग ये वाला हो गया, कितना हो गया, 12। और ये यहाँ से यहाँ वाला वर्ग कितना हो गया, ये 13। और यहाँ से यहाँ वाला कितना हो गया, 14। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी इस आकृति में 14 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 14। क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन यह एक सीरीज वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे, श्रेणी वाला है ना, जिसे हम कहते हैं सीरीज। इसमें क्या हो रहा है, ये जो लेटर्स हैं इनमें एक विशेष नियम लग रहा है। नियम क्या लग रहा है वो हमें खोजना होगा, और इसे हम कहते हैं सीरीज क्वेश्चन, है ना। सीरीज संबंधित वीडियो आपको मतलब जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, है ना। वहाँ से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके एनएमएस का एक फोल्डर है ना, वहाँ पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। अब पहला आपने देखा यहाँ पर कि बी, फिर क्या आया डी, यानी बी और डी के बीच में एक अंक छूट रहा है, सी वाला, है ना। डी के बाद में ई और फिर ए, यानी बीच में यहाँ भी गैप में एक अंक छूट रहा है, एक लेटर छूट रहा है ना। चलिए मतलब दोनों के बीच में एक एक लेटर छूट रहा है, गैप है। आगे देखते हैं, फिर आया सी, फिर डी ई, यानी इसके बीच में 2 लेटर छूट रहे हैं। फिर एफ आया, एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद में आता है जी एच, और फिर आ आता है, यानी यहाँ पर 2 लेटर मिस हो रहे हैं, छूट रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, डी। अब डी के बाद में क्या आता है, ई एफ जी, यानी इसके बीच में 3 लेटर छूट रहे हैं। एच आया, अब एच के बाद देखते हैं अपन जे के एल के 3 छूट रहा है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। आगे हम चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए पहला जो लेटर है क्या आया यहाँ पर, बी सी डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आएगा। ये पहला तो आ गया, ठीक है ना। अब ई आया है, यानी ये वाला जो आपका ऑप्शन है कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ एक अंक वर्ण छूटा था, मतलब लेटर, यहाँ 2 लेटर और यहाँ 3 लेटर, तो इसमें कितने होंगे, 4 लेटर छूटेंगे। यानी ई के बाद में एफ जी एच आई, ये 4 छूट गए, और 5वां क्या आएगा, जे, तो ई जे क्या जाएगा, ई जे। आप देख रहे हैं यहाँ ई आई है, ये कैंसिल, ई एम ए कैंसिल, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार को देखना है। जहाँ हमारा आंसर मिल गया है, आगे डिफरेंस आ रहा है, बस छोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ई जे ओ। क्लियर। चलिए, है ना। अब आगे हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घड़ी से संबंधित प्रश्न है, ये है मिरर वाला है, मिरर इमेज संबंधित प्रश्न है। बहुत आसान तरीका बताऊँ मैं, लेकिन पहले इसको बेसिक्स समझ लें। मिरर यानी दर्पण, जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं दर्पण, यानी कांच, साधारण भाषा में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कांच, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कि कोई से भी जो आकृति होती है ना, वह उल्टी दिखाई देती है। यानी ये जो पास वाला है, ये इसको यहाँ दिखाया गया, ये वाला, और ये वाला भाग एकदम दूर दिखाई देगा, देख रहा ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8:30 का समय दर्शाती है, यानी 8:30 का, तो सही समय क्या है। यानी देखिए यहाँ पर ये दर्पण है, अब दर्पण में हम देख रहे हैं टाइम बज रही है ना, तो सही समय क्या होगा। इसके लिए सही तरीका ये है, क्या होगा इसका सही समय, सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3:30, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन सही कैसे होगा
ये आपको देखना होगा। देखिए घड़ी में आप देख रहे हैं कि 1 से लगा करके 12 तक के अंक हैं, है ना, यानी कुल कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में से क्या करेंगे, ये सरल तरीका होता है आपको में, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। 12 में से क्या करेंगे कि 8 30 जो है आप माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 8 30 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 0 है, मतलब हमने 1 घंटा उधार लिया है, यहाँ से 1 घंटे को हमने कन्वर्ट किया है मिनट में, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ये हमने 60 लिख दिया यहाँ पे। अब 60 में से 30 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 30, और 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 हो गया ना, इस प्रकार से। तो 3:30 होगा, क्या होगा, 3:30 होगा, ठीक है। क्योंकि 8:30 में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो काटा है इस प्रकार से यहाँ बनेगा, 8:30 का बनेगा ना। अब इसका उल्टा आप देखेंगे तो कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा इस टाइप से, ठीक है ना। इसका उल्टा आप देखेंगे इमेज को कांच में, ऐसा दिखेगा, यानी यहाँ पर क्या आता है 3, ये गिनती करेगा ना, 1, ये 12 हो गया, 1 2 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3:30 सही समय होगा। तो इसको यहाँ देखेंगे तो ये दिखेगा इस टाइप से, ठीक है ना, आगे समझे। तो ये प्रश्न बहुत आसान है, इसको थोड़े से आसानी समझ लें। ये इमेज बन रही ना, इमेज आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई हुई मैंने, बाकी ये जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से आप जो है प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। यदि और किसी बच्चे को भी समस्या हैं तो मुझे मेल कर सकता है, मैं उनकी समस्या का समाधान देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।